तो उसको लिखवा दिया, ताए लिखवा दी। वार्ताएं करवा लिया था। आज लिखो आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 अन्य प्रावधान। हेडिंग लेकर के लिख दीजिए आर्टिकल 102 और अन्य प्रावधान। आर्टिकल पहले आर्टिकल 102 लिख लेते हैं। ठीक है। और इसमें सदस्य की निर्भरताएं, मतलब ये सदन के दोनों सदन की बात की जाती है, लेकिन अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं तो खास करके लोकसभा को हम लिखेंगे निर्भरताएं। ठीक है। सदन के सदस्यों के लिए निर्भरताएं क्या क्या है। जैसे नंबर फर्स्ट लिखो। नंबर फर्स्ट, किस आधार पे वो निर्भरता या अयोग्य होगा? यदि वह भारत सरकार की, पहला जैसे देखोगे, यदि वह भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन, या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद धारण करता हो, तो केवल लिख लेना है यदि वो क्या हो, लाभ पद पर, तो निर्भरता होगा। ठीक है। ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में लिख लेना मंत्रियों का पद, मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं है। नहीं है। ठीक है। दूसरा लिखो निर्भरता का। जैसे कहता है कि यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, कहने का मतलब वो न्यायालय द्वारा दे दिया गया है कि वो विकृत चित्त है। लिख लीजिए विकृत, विकृत चित्त व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो सकता, दिवालिया नहीं हो सकता। अगर वो दिवालिया है तो भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिख लो, भारत का नागरिक नहीं है तो भारत का नागरिक नहीं होने पर भी निर्भरता है। और एक स्टार लगा लो, जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल 102 एवं अन्य। ठीक है। अन्य जैसे संसद द्वारा, उसी में संसद द्वारा जो कुछ निर्भरता के रूल बनाए जाएंगे, उसके आधार पर भी अगर सही पाया जाता है तो निर्भर घोषित किए जाएंगे। स्टार लगा लो यहाँ पे, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण है ये। और लिखिए दल बदल कानून। दल बदल बोला था एनसीईआरटी में, आया राम गया राम पढ़ना, पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के कल बताना मुझको। क्लास 12 का एनसीईआरटी लेना, पॉलिटी होना। ठीक है। इसमें लिखो दल बदल कानून। दल बदल कानून स्टार। आवाज आ रही है ना? आप लोग की आवाज नहीं आ रही? लिख रहे हो ना? जी सर, आ रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो लिखिए दल बदल के आधार पर निर्भरता। तो दल बदल कानून लिखो। और इसके लिए स्टार्ट कहना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जी? प्री वाले लोग रट्टा मारते हैं इसको। है दल बदल के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? नहीं याद है? लिखो 52वां, 52। लिखिए 52वें संविधान संशोधन, संशोधन 1985, याद रखना 85, 1985 द्वारा, स्टार लगा करके लिख लेना इसको, द्वारा 10वीं अनुसूची, ध्यान रखना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 52वें अधिनियम द्वारा। कब जोड़ा गया? 1985। कई सारे क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर, 10वीं अनुसूची
ठीक है, अनुसूची को संविधान में जोड़कर दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। जैसे आर्टिकल 102 पढ़ोगे ना, तो आर्टिकल 102 का जो 5वां खंड है उसमें साफ कहता है कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्भर कर दिया जाता है, तो ये संसद ने अपने मतलब के तहत एक अधीन एक विधान बनाया है दल बदल से संबंधित, और इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है। ठीक है, एक और लिखो पॉइंट नेक्स्ट। ये कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों ऐसे कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों अथवा संसद के दोनों सदनों अथवा संसद के साथ साथ किसी राज्य विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये एक व्यक्ति है तो ऐसा नहीं होगा कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर हो, किसी एक का मेंबर होना चाहिए, एक की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे लोकसभा में है, तो ऐसा नहीं है कि वो विधानमंडल का भी सदस्य होगा। ठीक है, इसको हम दोहरी सदस्यता बोलते हैं। आप लिख सकते हैं दोहरी सदस्यता के आधार पर। तो 10 से नहीं हो सकता है ना? नहीं होगा, उसी निर्भरता लिख रहे हैं ना, तो दोहरी सदस्यता के आधार पर क्या है? वो निर्भर है। दोहरी सदस्यता कैसे होगा? ठीक है, अगर मान लो एक व्यक्ति है जो दोनों सदन के लिए चुन लिए जाते हैं, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए, तो क्या होगा? अगर एक व्यक्ति है जो दोनों सदन के लिए चुन लिए गए तो क्या होगा? सर किसी एक को छोड़ना होगा। लिख लो, तो लिख नोट करके, तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा, उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा, ठीक है, कि उसे किस सदन में रहना है। अब उस पर निर्भर करता है, 10 दिन में ही उसे बताना पड़ेगा कि आप किस सदन में रहेंगे। ठीक है, अगर मान लो उसने सूचना नहीं दिया तो फिर क्या होगा? यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। अगर मान लो कोई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने लगे, अगर उसने 10 दिन में सूचना नहीं दिया तो क्या होगा? जो राज्यसभा का सीट है ना उसका, ठीक है, जो राज्यसभा वाला सीट है वो खाली हो जाएगा। लोकसभा की सीट क्या रहेगा? उसका बना रहेगा। कारण है कि वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आए हैं। बात समझ रहे हो? क्लियर? या फिर अगर मान लो, या करके लिख लो, अगर मान लो एक व्यक्ति है जो पहले से राज्यसभा में है और इसे लोकसभा में भी चुन लिया जाता है, तब क्या होगा? मतलब पहले राज्यसभा के सदस्य थे और लोकसभा में चुन लिया गया, तो अब क्या होगा? या पहले वो लोकसभा का सदस्य था और उसे राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया, तब क्या होगा? तब जो जिस पहले सदन में वो था उसकी सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया ये बात? अगर पहले से मान लो ये है राज्यसभा का मेंबर था
और बाद में उसे लोकसभा के लिए चुन लिया गया तो राज्यसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर ये पहले, मान लो कि ये पहले लोकसभा का सदस्य था लेकिन उसे बाद में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया तो लोकसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, याद रखना। लेकिन यहाँ है कि एक साथ दोनों सदन में है तो उसे 10 दिन के बाद उसे बताना पड़ेगा, ठीक है, नहीं 10 दिन के अंदर में बताना सर पड़ेगा। इसमें मतलब जो पहले से जहाँ है उसकी, सर इसको हाँ, सदस्य समझाइए दोबारा। पहले से जहाँ सदस्यता थी ना वो समाप्त हो जाएगी। जिस सदन की सदस्यता पहले से थी वो क्या हो जाएगा, वहां से वो निर्भर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब 2 सीट पर चुनाव जीत करके आएंगे तो दोनों सीट से सदस्य रहेंगे, किसी एक सीट को वो इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, त्याग देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो दोनों सीट से क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। दोनों सीट से गए तो एक सीट से उनको अपना त्यागना पड़ता है। एक स्टार लगा करके लिख लीजिए, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर ये लोकसभा के लिए भी होगा, अगर पहले से लोकसभा में है और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो देखो, लोकसभा वाला खाली अगर हो जाएगा। कोई कोई एक व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य चुन लिए गए, ठीक है, मान लो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वो नहीं, चुनाव, वो वाला नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ जो पहले से ही हाँ हाँ, लोकसभा। जो पहले से जिस सदन में था ना वहां की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो कोई लोकसभा में था, ठीक है, ये व्यक्ति है जो लोकसभा में थे, 4 साल लोकसभा में रहे, अब 1 साल है बाकी, 1 महीना भी बाकी क्यों ना हो, मान लो चुनाव होने वाला है और इसे राज्यसभा में भेज दिया गया। अब काफी बुजुर्ग हो गए बेचारे, अब चाहते हैं कि लोकसभा में वो ना बैठे, अगला चुनाव लोकसभा का ना लड़े, लेकिन चूंकि पार्टी का एक माननीय सदस्य रहा है तो आमतौर पर पॉलिटिक्स में देखोगे कि बुजुर्गों का ये सभा है राज्यसभा, और वहां पे ऐसे लोगों को हम स्थान दे देते हैं, क्या, कि ताकि वो पार्टी में नाराज ना हो, ठीक है, बुजुर्ग, तो उनको राज्यसभा में भेज देंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे उनका कार्यकाल बचा हुआ था, भले ही 1 साल बचा हो, जो ही बचा हुआ है, तो यहाँ से इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पहले से लोकसभा में थे, राज्यसभा में चुन लिए गए, तो पहले जिस सदन के सदस्य थे वो सदन से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब क्लियर हुआ। अगर मान लो पहले से वो जी राज्यसभा में, सर। अगर वो पहले से राज्यसभा में थे और बाद में लोकसभा में चुन लिए गए तो राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त। ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसलिए कहता हूं स्टेटमेंट लिखने से ज्यादा अच्छा है समझिए। एक और स्टार लगा करके पॉइंट लिखिए, और लिखिए अनुपस्थिति पर, अनुपस्थिति खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, अनुपस्थिति होने पर, तो इसमें लिख लो यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, याद रखना, सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक, खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, 60 दिनों तक या 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए, सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है, सदन द्वारा उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, कर नहीं भी सकता है, कुछ कारण बताने पर नहीं कर सकते हैं कि क्या कारण था। तो सदन को यह अधिकार है कि अगर मान लो कोई सदन की कार्यवाही में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहा है तो उसे अब जैसे देखो 60 दिन या उससे ज्यादा सर, 60 दिन 60 या दिनों 60 दिन तक, से अधिक। 60 दिन की अवधि से अधिक, ठीक है, अवधि से अधिक मतलब 61 60 हो गया तो स्वाभाविक है कि एक आध अधिक, ठीक है। अब इस अवधि में देखो कुछ चीजें हैं जिसको गणना नहीं किया जाता, जैसे 60 दिन की अवधि में सदन के स्थगन का, सत्रावसान का, लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि अगर ऐसा होता है, कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको कहा शामिल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना लिख लीजिए, 60 दिनों से अधिक, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना,
जहाँ पे दल बदल लिखा है ना वहां पे शायद मैं भूल गया है। दल बदल वाला एक बार पढ़ो तो मैंने क्या लिखवाया है। केवल ये लिख कुछ है ना 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची ये सब जी जोड़ा सर, गया था। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं हाँ, अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। दल अगर बदल करने वाले व्यक्ति को हाँ तो निहत वहीं घोषित किया जाता है। वहीं पर एक और स्टार लगा करके लिख लो दल बदल। लिखिए दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता। संसद सदस्य ध्यान रखना दोनों सदन से जुड़ा हुआ निर्भरता का कंडीशन दोनों सदन पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां भी ये लागू होता है, तो इसलिए मैं सदन लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ लिखो दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय। है लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में कौन करता है। दल बदल के आधार पर वो अयोग्य घोषित कौन करेगा। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। दल बदल इसमें कौन होगा? पहले क्वेश्चन लिखो उसके बाद आंसर बताऊंगा। देखो दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण अयोग्यता का निर्धारण अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा में किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा रहे तो किसके द्वारा किया जाता है। पहला लिखो चुनाव आयोग, दूसरा लिखो राष्ट्रपति, तीसरा लिखो प्रधानमंत्री, और चौथा लिखो तो ये हो गया राष्ट्रपति चुनाव, एक उपराष्ट्रपति। ये इसमें लिखो कोई नहीं, कोई नहीं। चौथा आंसर बताइए। तो इसको सिलेबस बनाना करता है। है स्टार है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सर्वोच्च न्यायालय। क्या। पांचवा ऑप्शन है कोई नहीं। नहीं नहीं, चौथा है कोई नहीं। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति से होगा। कौन करेगा। सर इसमें तो चुनाव आयोग होना चाहिए। चुनाव आयोग होना चाहिए। और कोई। कोई नहीं। आपको क्या लगता है जी। सो गई है फिर क्लास में है ही नहीं। नहीं सर। हाँ तो फिर आंसर क्या लग रहा है इसमें। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। लिख लो लोकसभा में इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा में सभापति। अब आंसर बताइए साक्षी। सर एक बार आया था दिमाग में थोड़ा सा। एक बार दिमाग में फिर टलने चला गया था वो। अच्छा है, टलते हाँ। हुए। हाँ। तो फिर मतलब एक चीज आ रहा है कि इसको लेकर जो महाराष्ट्र वाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था लोग। हम्म। तो हमको फिर वो बात दिमाग में आ गई। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो
इसके अलावा जो दल बदल के अलावा, देखो इसके लिख लो, इसके अलावा जो हमने आर्टिकल 102 पढ़ा है, कोट कर लेना, इसके अलावा ब्रैकेट में लिख देना आर्टिकल 102 के अलावा आर्टिकल 102 में वर्णित किसी निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का समाधान, अब देखो हमने ये करा कि दो चीज देखे। हमने एक ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, संसद में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, सदन की सभी बैठक, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। सदन चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सदन में उसके पद को। अब देखो, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन तमाम प्रश्नों के बाद जो 102 में उपस्थित है, तो फिर वहीं पर संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय, इसका विनिश्चय कौन करेगा? इसका विनिश्चय मतलब एक तरह से संधु समाधान, जबकि जो संवैधानिक शब्द है विनिश्चय, ठीक है, इसका निपटान कौन करेगा? तो इसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल है 103, ठीक है। तो इस तरह की जो समस्या आएगा उसके निदान के लिए है, विनिश्चय से निदान के लिए। तो देखो 103 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के एक में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चित के लिए निश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। और ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेंगे। ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आप लिख लीजिए इसको, इस लैंग्वेज को सिंपल शब्द में लिखो। चलिए, 2 वाला में क्या लिखा है? 102 में मैंने लिखवाया था कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन से किस तरह से निर्भर होगा, उसको किस तरह से हटाया जा सकता है, या वो सदस्य से निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का समाधान, हाँ, निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का समाधान या विनिश्चय, ठीक है। ये आर्टिकल 103 में लिखो। अगर मान लो 102 से संबंधित, मतलब दल बदल से संबंधित को छोड़ करके, अनुपस्थिति वाला था उसको छोड़ करके कुछ चीजें हैं जो जहां पे हमने 102 देखा कि किस तरह से दिवालिया है, किस तरह से वो विकृत विचित्र का है, और भी कई सारे हमने देखा कि वह भारत सरकार के किसी राज्य के लाभ के पद पर है। तो ऐसे कंडीशन पे हम उसे अयोग्य कौन घोषित करेगा, मतलब समझ में आया? इस तरह से अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अयोग्य कौन घोषित करेगा? तो इससे जुड़े हुए, यानी 102 से संबंधित जुड़े हुए, 102 में जो हमने पढ़ा ना निर्भरता के नियम पढ़ा है ना अभी, कि किस तरह से निर्भरताएं हो सकते हैं। तो इस नियम पर अगर प्रश्न उठता है, इस आधार पर कौन निर्भर घोषित करेगा, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो ध्यान रखना, इसकी घोषणा सीधा लिख लो, इसकी घोषणा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता, चुनाव आयोग के परामर्श पर करता है, ठीक है। सर, ये 2 में लिखाएगा या 3? 103 में, आर्टिकल 103 का हिस्सा है। मतलब आप नहीं समझे, मैंने ये बोला कि एक आर्टिकल 102 है और एक आर्टिकल 103 है। तो ये क्या करता है, निर्भरता की बात करता है ना, कि कैसे कैसे कंडीशन होंगे जिसके आधार पे सदन के सदस्य की निर्भरता, ठीक है, सदन के सदस्य क्या हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं, मतलब उसे हटाया जा सकता है। तो इसका जो निर्णय कौन करेगा, एक तरह से इसको हटाने का निर्णय कौन करेगा, आप समझ में आया? वो आर्टिकल 103 में है इसके बारे में।
और ये निर्णय करते हैं राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सहायता से, ठीक है, सलाह से। और राष्ट्रपति का जो विनिश्चय होता है वो अंतिम होता है, यानी राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय, ठीक है। लिख लेना कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अब समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, आई। फिर कह रहे नहीं सर। आ गया सर। आप बोले नहीं समझ में आया तो इसलिए बोले। अच्छा ठीक है, चलो फिर आप एक पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 83 पे आ जाओ। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83, ठीक है। देखो बुक रखे हो आप अपने पास? कोई नहीं, देख लेना, मैंने बोला था ले लेने के लिए, जब मैं पढ़ाता हूं तो उसको बाद में एक बार देख सकते हैं। आर्टिकल 83 देखिए, वहां पे सीधा लिखता है संसद के सदनों की अवधि, ठीक है, संसद के सदनों की अवधि। तो संसद में दोनों सदन है, दोनों सदन की अवधि के बारे में, चाहे वो हम अभी लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो, और राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो दोनों के बारे में जो अवधि की बात जो की गई है वो आर्टिकल 83 में किया गया है। लिख लीजिए, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। अब देखो 81, इसका जो 83 है का जो एक पार्ट है ये राज्यसभा का है, और 83 का 2, तो आप लिख लेना 83 का जो खंड 2 है इसमें लिखो लोकसभा, एट्टी थ्री वन में लोग 2 में अब देखो इसको समझ लो, मैं इसको अपने शब्दों में देखो इसका मतलब क्या है। कहता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, सदन की जिस रोज शुरुआत होगी उस दिन से लेकर 5 वर्षों तक, ठीक है, होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निश्चित है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए होगा, लेकिन ये क्या है, ऐसा नहीं है कि निश्चित है कि 5 वर्षों के लिए होगा। इसे बीच में भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लोकसभा को, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 82 मतलब 83 का 2 जो है ये लोकसभा से संबंधित है। तो आमतौर पे ये कहा जाए, आमतौर पे सेंटेंस याद रखना है, क्या लिखा रहेगा, आमतौर पे। अब जैसे देखो इसमें क्या लिखता है, लोकसभा यदि पहले ही विघटित न कर दी जाए, सेंटेंस जैसे संविधान का जो लैंग्वेज है देखो, कहता है लोकसभा यदि पहले ही विघटित न कर दी जाए, कहने का मतलब 5 साल के पहले भी विघटन इसका हो सकता है, नहीं की जाए तो अपने अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, मतलब पहला अधिवेशन से लेकर के 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इसके अधीन, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। कहने का मतलब इससे अधिक अवधि 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक अवधि के लिए नहीं बने रहेगा। वहां पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, जो आपातकाल के समय में हम किस तरह से लोकसभा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे शब्दों में लिखिए, लिखो आर्टिकल 83 ब्रैकेट में लिख देना 2, इसका जो खंड 2 है इसको अपने शब्दों में लिखो। इसके अनुसार लिखो आर्टिकल 83 के खंड 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर, आम सेंटेंस याद रखना, होगा ही नहीं, ठीक है। मैं बार बार बोला क्योंकि लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखिए कि लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्षों तक, ठीक है, 5 वर्षों तक। देखो इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं और पेपर में गलती करके आओगे तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा?
रिवीजन नहीं करेंगे तो हो ही जाएगा। नहीं तो इतना क्यों, मैं क्यों लिखवाने से ज्यादा मैं समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लास जी। में ही याद हो जाए। बात समझ रहे हो? तो आम तौर पे मैंने ये किस बोला आम। तरीके फिर मतलब फिर एक दो बार देखते हैं तो वो चीज मतलब जो पढ़ने के बाद जो आप बोले रहते हैं वो चीज याद आता है। हाँ तो ये देखो, आम तौर पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसका कार्यकाल 5 साल तक निश्चित ही है, पहले भी विघटन किया जा सकता है। तो लिखा, क्या लिखा, आमतौर पर कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक आमतौर पर, या सामान्यतः, सामान्यतः ये डिपेंड करता है दो चीज पे। एक कि लोकसभा में मेजोरिटी होगी, दूसरा कि निंदा प्रस्ताव पारित न किया गया हो तो भी विघटन होगा, और तीसरा है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति से कभी भी भंग कर सकते हैं। लिखो, यहीं पे लिख लो नोट, नोट लिखिए। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। अगर 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, ये अपने आप क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ठीक है, लिखो परंतु, परंतु लगा देना इसी में, परंतु, माइक ऑफ करो, परंतु, माइक ऑफ कर लीजिए, परंतु, परंतु इस अवधि के पूर्व, यानी इस 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पूर्व, इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श से, ध्यान रखना पीएम, क्योंकि मंत्री परिषद के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। ध्यान रखना, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, लोकसभा। ऊपर में आर्टिकल 83 सदन की बात करता है, तो 83 का जो 1 खंड है ये राज्यसभा के बारे में, जब राज्यसभा पढ़ेंगे उस समय मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना लोकसभा भंग होता है। यहाँ पे साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दूं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, याद रखना है। वो हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें भी वहां पे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इसे विघटित किया जा सकता है। ठीक है, एक नोट लिखिए, और नोट, कभी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए हुआ था देश में या नहीं हुआ था? सर आपात के टाइम में तो जब आपातकाल, हाँ, आपातकाल का जब समय आया था तो हमने देश में एक 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, और इस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन करके फिर इसके कार्यकाल को हम 5 वर्ष के लिए निश्चित किए थे। ठीक है, अब लिखो, एक नोट लिखिए, लिखो आपातकाल की घोषणा लागू होने पर आपातकाल के समय में क्या हो सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, एक बार में अगर संसद, ध्यान रखना केवल लोकसभा नहीं है, यहाँ पे संसद कर सकती है। ठीक है, और वो भी किसके लिए, 1 वर्ष के लिए, इससे ज्यादा नहीं, 1 वर्ष के लिए, से अधिक नहीं होगा। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा के कारण हमने क्या किया था, 1-1 वर्ष के लिए इसे 2 बार एक्सटेंड किया था, याद है ना। उद्घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था 2 बार के लिए 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, 5वीं लोकसभा को 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। लेकिन ध्यान रहे, लिख लो लेकिन, 1 वर्ष के लिए, लेकिन लिखो, लेकिन लेकिन बढ़ाई गई अवधि, मान लो आपातकाल की स्थिति आ गई, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, लेकिन ये समाप्त हो गया, 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही, 8-9 महीना पहले ही समाप्त हो गया। तब क्या होगा, क्या ये 1 वर्ष तक चलेगा?
नहीं, तो लिख लीजिए, लेकिन इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात, मैंने बताया कि आपातकाल इमरजेंसी हमने घोषित कर दिया और सदन का लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिए, लेकिन सदन के निर्णय से आपातकाल की घोषणा समाप्त कर दी गई। ठीक है, और ये अभी 8-10 महीना बाकी था। मान लो हमने आपातकाल लाया और आपातकाल के कारण 1 साल का बढ़ा दिया, लेकिन हमने फिर आपातकाल को समाप्त कर दिया और अभी भी 10 महीना हमारे पास बाकी है का बढ़ाए गए कार्यकाल का। तो ये 10 महीना नहीं चलेगा, ध्यान रखना, 6 महीना से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिख लो, संकट की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, या 6 माह से अधिक नहीं चलेगा। यानी 10 महीना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था आपातकाल में, और आपातकाल समाप्त होने के बाद 10 महीना और बाकी है, तो ये नहीं है 10 महीना चलेगा, सिर्फ 6 महीना तक चल सकता है, उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक और नोट लिखिए, लिखो नोट, लिखो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये 76 में। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है, कर दिया गया था। लिखो, जिसे 44वें संविधान संशोधन 78 संशोधन अधिनियम द्वारा, या 78 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पुनः 5 वर्ष। किस सरकार, कौन सी सरकार थी दोनों समय? तो जब बढ़ाया गया तो इंदिरा गांधी की सरकार था, और उस टाइम जनता सरकार था, जब जनता पार्टी की सरकार थी। एक बड़ा अच्छा माहौल है देश में अभी। जब इंदिरा गांधी का सरकार हुआ करता था और आपातकाल की जैसी स्थिति थी, हालांकि अभी तो आपातकाल नहीं है घोषित, या घोषित, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी घोषित आपातकाल का दौर है, जहां पे मीडिया लोगों का बोलने का अधिकार कई तरह से सीमित कर दिए गए। तो उस समय देश में एक अलग मूवमेंट हुआ था और नारा लगा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, याद है ना? और सारी पार्टियां एकजुट हो गई थी। अभी फिर ये वही सिचुएशन बन रहा है मोदी के विरुद्ध, कि सारी पार्टियां एकजुट होकर के कौन सी पार्टी का, कौन से अलायंस का गठन किया है, उसका नाम क्या रखा है? इंडिया। तो इससे अगर देखो, इससे क्या जाहिर होता है, उस समय देखो, उस समय कांग्रेस के विरुद्ध कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो एक मतलब कि व्यक्तिगत, मतलब एक प्रभुत्वशाली पार्टी जिसे कहते हैं, जिसके अंडर में सब आकर के लड़ता। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी प्रभुत्वशाली पार्टी रही है जो हमेशा कांग्रेस के अंदर में अलायंस बना करके लोग लड़ते थे। तो आप ही देख लो, इस अलायंस में कांग्रेस खुद एक उस अलायंस का हिस्सा है और इंडिया एक अलग अलायंस बनाया गया है। कहने का मतलब संप्रग के साथ न जुड़ करके एक अलग अलायंस बनाया, तो इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस एक डिक्लाइन फेज में, मतलब समझ में आ रहा है? जी सर, इसका महात्मा गांधी के बाद मान लिया गया होता तो इसकी प्रतिष्ठा बची रहती। अच्छा, महात्मा गांधी जी को बुला करके लाते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्यों नहीं यही माना? कहने का मतलब, जब बोले थे कि समाप्त कर देना चाहिए, तो समाप्त हो गया होता तो इसकी प्रतिष्ठा भी बची रहती ना, आजादी वाली। कांग्रेस देखो, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी जैसे समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस एक विचारधारा थी, ठीक है, उसे आपने पार्टी बना दिया, समझ रहे हो? तो अब तो वही चीज, उस प्रतिष्ठा धीरे धीरे कुछ भी हो, थोड़ा उससे जोड़ कर तो जाता है। हाँ, चलो, अब हम देखते हैं एक लोकसभा की, लिखो गढ़ पूर्ति, लोकसभा के लिए गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गढ़
पूर्ति मतलब अगर मान लो गढ़ पूर्ति का मतलब क्या है, लोकसभा अधिवेशन के लिए, लोकसभा के अधिवेशन, अधिवेशन के लिए कितने लोग होंगे तो अधिवेशन किया जा सकता है, लिख लो। 110। आप वहां पे पहला पॉइंट ऐसे लिख लो, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा, पहला पॉइंट, या करेंगे लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, एक सत्र की जो अभी बैठक हो रही है लोकसभा का, एक सत्र की अंतिम बैठक, ठीक है, और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच में किसी भी कंडीशन में 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चाहो तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन डाल करके लिखो, तो लिखो क्वेश्चन, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन लिखिए, 6 माह, 8 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह। 6, 8, 4, 3, वो 5 हो गया तो 4 ही लिखना, 6 लिख लो, 8 लिख लो, 4 लिख लो, 3 लिख लो। आंसर क्या होगा, 6 माह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो सत्र चल रहा था, पहला सत्र, ये रनिंग सेशन है, इसके अंतिम बैठक, आज जो लास्ट बैठक है उसमें, और आगामी बैठक जो आने वाला है इसके पहले दिन, इस बीच में जो गैप है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह हो सकता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, गढ़ पूर्ति के लिए, या जिसे हम कोरम बोलते हैं, ठीक है, QUORUM, कोरम, गढ़ पूर्ति के लिए, या ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो कोरम के लिए, सदन की कुल, ध्यान रखना, सदन की कुल संख्या का क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, इसलिए बोला कि ध्यान रखना, कुल संख्या का कितना होना चाहिए, 1/10 भाग, 1/10 भाग होना आवश्यक है, ठीक है। अब सर, एक चीज, दोनों में होता है अथवा लोकसभा में? अब सदन देखो, सीधा सीधा लिखा है सदन की कुल सदस्य संख्या, तो सदन मतलब लोकसभा में भी 1/10 भाग होना चाहिए, राज्यसभा में भी 1/10 भाग होना चाहिए, दोनों सदन की बैठक के लिए। लेकिन निश्चित है, जैसे लोकसभा में भी 1/10, राज्यसभा में भी 1/10, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के जो मेंबर होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको शपथ कौन दिलाता है, मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और कोई, और कोई, मैंने बोला कि लोकसभा के जो सदस्य होता है उनको शपथ कौन दिलाता है। अब हम आ रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे, कौन दिलाएगा, लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए, तो लोकसभा के सदस्यों, लोकसभा
के सदस्यों को शपथ निम्नलिखित में से किनके या निम्नलिखित में से कौन करवाता है या दिलवाता है, ऐसे क्वेश्चन लिख लेना। कहने का मतलब है लोकसभा के सदस्यों का शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाता है, ऐसे ही लिख देना। क्वेश्चन समझो। पहला ऑप्शन लिखो राष्ट्रपति, दूसरा लिखिए अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष लिख देना। तीसरा लिखो वही ना प्रधानमंत्री। चेयरमैन। प्रधानमंत्री क्या बोलो? चौथा लिखिए उप प्रधानमंत्री। क्या फिर से पूछिए? सर चेयरमैन वही ना हुआ। हाँ हाँ हाँ, स्पीकर होते हैं, चेयरमैन नहीं बोलते हैं अध्यक्ष को। स्पीकर। कौन दिलवाता है? एमपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका शपथ कौन दिलवाते हैं शपथ? या एक और ऑप्शन दूं? इस चार में से नहीं समझ में आ रहा है तो एक और ऑप्शन ले लो। मैंने जानबूझ करके चार रखा था। पांचवा लिखो इनमें से क्या कोई, क्या रखे हो? तो ऑप्शन फिर बोलो। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं जानना चाह रहा था कहीं कौन इसमें से बोलते हैं, ये चेक करना चाह रहा था, इसलिए चार ऑप्शन दिया था। कौन करवाते हैं? एक और ऑप्शन दे दिया। लोग खुश रहो, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? नहीं पता है? देखो इनमें से कोई नहीं, तो एक हेडिंग लिखिए और लिखिए प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सुना है नाम? जी सर, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मनोनीत कोई व्यक्ति। तो लिखिए प्रोटेम स्पीकर, या जो इसको प्रोटेम स्पीकर को आप लिख सकते हैं सामयिक अध्यक्ष। ठीक है, सामयिक अध्यक्ष। अब देखो, जैसे लोकसभा का सत्र था, 16वां लोकसभा का सत्र था और ये भंग किया गया, भंग हो गया। अब 17वां लोकसभा का चुनाव हो गया। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो गया। कहने का मतलब पिछले लोकसभा का जो सत्र है तो इसकी जो पहली बैठक होगी, 17वीं लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक, ध्यान रखो, एक मिनट माइक ऑफ करिए। पहली बैठक कहने का मतलब 16वीं लोकसभा भंग हो गया, लेकिन भंग होने का मतलब लोकसभा भंग हो गया है, इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। जो अध्यक्ष है उसका पोस्ट बना, अध्यक्ष बने रहेंगे। और ये इनकी जो अध्यक्षता है कब समाप्त होगी? जब 17वीं लोकसभा की पहली बैठक जिस रोज हो रही है उस रोज से पहले इनकी अध्यक्षता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष, आप लिखो, एक पॉइंट लिखो, इसको समझ में आया तो एक पॉइंट लिखिए पहले। लेकिन पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, बैठक अभी होना है आज, बैठक के ठीक पहले तक बने रहते हैं, ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है या पद पर पदासीन रहते हैं, ऐसे लिख देना, पदासीन या पद पर बने रहते हैं। अब समझ में आ गया? अब चूंकि वो बैठक होने वाला है और बैठक के पूर्व तक वो पहले अध्यक्ष है, पहले का अध्यक्ष थे। अब जो ये बैठक होगा इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा। यहाँ कोई अध्यक्ष है? अभी कोई यहाँ अध्यक्ष नहीं है। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, बताइए?
जब लोग किसी लोकसभा का जो पहला सत्र की जो बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष नहीं करते हैं। इसके लिए कौन चुना जाता है? प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। समझ में आया? तो लिख लीजिए, इस बैठक यानी कि चालू लोकसभा की प्रथम बैठक के लिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को, खास करके ऐसे लोगों को चुना जाता है जो वरिष्ठ हो या फिर बार बार लोकसभा के सदस्य रहे हो। जैसे आप देख लीजिए क्या नाम है उनका, वीरेंद्र कुमार है, या जो एमपी से 7 बार मध्य प्रदेश से 7 बार एमपी रहे हैं लगातार अपने सीट से। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें हमने प्रोटेम स्पीकर चुना था राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखो, जो पहली बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, यानी सामयिक अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष। और इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? एमपीज को शपथ दिलाना। अब समझ में आया? एमपी को शपथ कौन दिलाता है? और इनको जो सामयिक अध्यक्ष है इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा चुना गया एक सदस्य, ध्यान रखना, जो इसीलिए बनाया गया है कि वो पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका क्या करेंगे? शपथ दिलवाएंगे। क्लियर? तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य यह है। लिख लिया या लिखवा दूं? सर, ये जो नया लोकसभा का चुनाव होके आता है उसमें से किसी को चुनते हैं? हाँ, नया वाला। मैंने पहले ही बताया कि पहला देखो ये डायग्राम किस लिए बनाया है कि देखो 16वीं लोकसभा भंग हो गई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है भंग, दिख रहा है ना, और 17वीं लोकसभा का चुनाव हो गया है। तो इसकी जो पहली बैठक होगी उससे ठीक पूर्व तक अध्यक्ष, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन जैसे बैठक होगी तो उससे पहले ही अध्यक्ष अपना पद त्याग देंगे। जो पहले वाला अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे 17वीं लोकसभा की पहली बैठक से पहले तक बने रहेंगे, लेकिन जैसे बैठक होंगे तो वो अपना अध्यक्ष का पद त्याग देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17वीं लोकसभा यानी कि अभी वाला जो लोकसभा शुरू हुआ तो उसमें अध्यक्ष कौन बनेगा प्रश्न ये उठता है। तो अभी तो मेंबर, देखो ध्यान रखो, अभी जो 17वीं लोकसभा के जो मेंबर होंगे, क्या वो मेंबर चुन करके तो आ गए हैं, लेकिन क्या इन्हें शपथ दिलाया गया है? बताइए। नहीं दिलेंगे। तो जब शपथ हुआ नहीं है तो ये कैसे अध्यक्ष को चुन सकते हैं? बात समझ रहे हैं? अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो फॉर्मेलिटीज है, ये पूरा फॉर्मेलिटीज भी पूरा नहीं की है पहली बैठक में, तो वो कैसे अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं? तो इसीलिए एक प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं राष्ट्रपति जी, ऐसे लोगों को जो वरिष्ठ हैं या बार बार लोकसभा के मेंबर चुने गए हैं, और राष्ट्रपति जी उन प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलवाते हैं। अब वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखना, और सारे मेंबर को अब जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उसको पूरा करेंगे, सबको शपथ दिलाएंगे। अब चूंकि सारे मेंबर का शपथ हो गया, अब वो पार्लियामेंट की वैलिडिटी उसको मिल गई है, एक तरह से ऐसे समझिए। तब अगली बैठक में ये सब आप क्या करेंगे? एक नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब समझ में आया? और प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, और नए अध्यक्ष जो चुन करके आए हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। आज का रामायण यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कल पढ़ लेंगे और राज्यसभा समाप्त करते हैं। समझ में आया साक्षी या नहीं समझ में आया? हेलो, सो गए सर? नहीं सर, लिख रही हूँ। अच्छा, तो लिख लीजिए इसको, या मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। इसको लिख लीजिए, ठीक है? सर लिखी हूँ। राष्ट्रपति ऐसे लोगों को चुनते हैं आप तो ऐसे लिख जो लीजिए, वरिष्ठ सदस्य या कई बार लोकसभा सदस्य। ऐसा नहीं लिखना है, वो तो समझाने के लिए मैंने बोला है ना। लिख लीजिए, राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष चुनते हैं, ब्रैकेट में लिख देना वरिष्ठ, या फिर जो आप स्वाभाविक है कि भाई ऐसे एक गरिमापूर्ण व्यक्ति को चुनेंगे। ठीक है,
अब जैसे मैंने बताया कि वीरेंद्र कुमार जी काफी गरिमापूर्ण, और ये टीकमगढ़ है शायद एमपी में, वहां से 7 बार का एमपी रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आमतौर पे ब्रैकेट में लिख देना अरे इस बार वरिष्ठ। 17वें के लिए वो थे। हाँ, 17वीं के लिए। ठीक क्या है, नाम था उनका? वीरेंद्र कुमार, देख लेना नेट पे, एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, टीकमगढ़ या एमपी का कुछ ऐसा ही नाम है, 7 बार रहे हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश। ठीक है, और लिख देना कि इन्हें सामयिक जो अध्यक्ष है उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व की तरह। ठीक है, अब लिख लो, इनका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष के बिना आप अध्यक्ष को कैसे चुनेंगे, तो हम बिना बिना चुने हुए अध्यक्ष तो रख नहीं सकते, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष रखते हैं। एक काम होता है कि शपथ दिलवाना, और दूसरा काम होता है कि मेंबर्स को अध्यक्ष के चुनाव के लिए सहयोग करना। तो लिख लीजिए, पहला काम क्या होता है कि अन्य सदस्य, लोकसभा के अन्य सदस्य को शपथ दिलाना, और दूसरा काम होता है नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करना। और जैसे ही नए अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो इनका पद अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको पद से हटाया जाएगा या हटने के लिए कहा जाएगा, उसका उनका पद अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक टेम्पररी पद है जो आमतौर पे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के व्यवहारिक सदस्य नहीं बन पाएंगे। व्यवहारिक सदस्य तभी बन पाएंगे जब वो पार्लियामेंट की फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे, और उस फॉर्मेलिटीज में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेलिटीज होता है पार्लियामेंट से संबंधित शपथ लेना। समझ रहे हो? अब इतने लोगों को राष्ट्रपति मंत्री परिषद और जो के लोग होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अपने रूप से, व्यक्तिगत रूप से। तो इसीलिए मैंने बताया कि प्रधानमंत्री वहां पे जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जो शपथ लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य है, उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है, समाप्त करें क्लास। जी सर, ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, एक तो राष्ट्रपति ने इनको चुना है, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करेंगे ना, एक तरह से। ठीक है, जी सर।